हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप एंड तक बने रहें। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, आप पार्ट 1 देखें और जिससे आपको पिछले क्लियर हो जाए, फिर आप ये वाला चैप्टर ये पार्ट देखें तो आपका ये सही से आपको समझ में आएगा। और हमने उस वीडियो में देखा था कि आपका विभिन्न व्यक्ति होते हैं, विभिन्न लक्ष्य होते हैं उनके। एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। सबके ऐसे नहीं कि सबके लिए विकास विकास हो, यानी एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए भी विकास नहीं हो सकता, वह विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आय और अन्य मापदंड। तो आय क्या होती है? आय किसी व्यक्ति की कमाई, तो उसे आय कहते हैं। और अन्य मापदंड, तो आय को मापते हैं राज्यों में। तो देख लेते हैं। अब जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसी लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। वे ये नहीं चाहते कि हमारी आय ज़्यादा हो, वे ये चाहते हैं कि हमें सुख सुविधा ज़्यादा हो और सबको समान भाव से देखा जाए, वे ये चाहते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश का या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो आप तालिका देख रखी है यहाँ पे 1.3। तो चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दे रखी है 1 साल की। हरियाणा और केरल, बिहार की राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय इतनी है। हरियाणा में आपकी 1,80,174 प्रति व्यक्ति आय 1 साल की, एक व्यक्ति की। और केरल की जो है वह 1,63,475। और बिहार की सबसे कम है ये 34,409 प्रति व्यक्ति आय, यानी साल भर की। तो सब में ज़्यादा हरियाणा की और सब में कम बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। तो ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े 2016 और 17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कि निवल और राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है इसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय का मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम। तो इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है एक वर्ष में हरियाणा में, जबकि बिहार में केवल 34,409 रुपये ही कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित है। इससे विकसित और विकासशील का भी पता चल गया, यानी आप प्रति व्यक्ति आय लगा के देख सकते हैं कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है। तो सबसे ज़्यादा विकास तीनों में सब में ज़्यादा राज्य कौन सा विकसित है, तो हरियाणा सब में ज़्यादा विकसित है और बिहार सबसे कम विकसित है। तो अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 दे रखी है, उसमें देखते हैं। तो हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े दे रखे हैं इसमें। यहाँ पे है राज्य हैं हरियाणा और केरल, बिहार। तो शिशु मृत्यु दर है पहली, दूसरी है साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर कितने पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। और निवल उपस्थिति अनुपात, प्रति व्यक्ति 100 व्यक्ति हैं। उच्च दर आयु 14 तथा 15 वर्ष 2013 और 14 की है। तो देख लेते हैं हरियाणा की शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर 30 है, 1,000 व्यक्ति पर 30 मरे हैं। और साक्षरता दर 1,000 पे 2011 में 1,000 पे 82। और निवल उपस्थिति अनुपात, उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष तो 61। और केरल जो है इसकी है 10
मृत्यु दर 10 मर गए। और वहाँ पे साक्षरता दर 94 जो कि सब में ज़्यादा है, तीनों में पढ़े लिखे ज़्यादा हैं केरल में। और निवल उपस्थिति अनुपात यहाँ पे 83 है। यानी अब बिहार है, बिहार की 35 मर रहे हैं 1000 पर, सब में ज़्यादा मर रहे हैं। और जो बच्चे हैं, और साक्षरता दर 72 है और 43 यह निवल उपस्थिति अनुपात। तो तीनों राज्यों को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि केरल जो राज्य है, शिशु मृत्यु दर भी कम है उसमें, साक्षरता दर, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, निवल उपस्थिति अनुपात भी ज़्यादा है। तो इससे ये समझाया जाएगा कि यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम है, सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो लोग यही तो चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हों लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम हो। अब स्रोत दे रखा है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 PA 160। तो अब ये तालिका क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ दिखता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष में आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं 1000 पर। लेकिन हरियाणा जो राज्य है में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि तालिका 1.3 में आपको दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है कि नहीं। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाएं, तो बहुत दुख होता है। तो ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि आंकड़ों किस वर्ष के हैं, 2017। वह 2017 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यानी आपको 5 साल ही हुए हैं, 18, 19, 20, 21 यानी 4 साल। तो यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं है। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे, तो वहाँ पे साक्षरता दर कम है। और अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वह वहाँ नहीं होते। अगर यह आपके साथ होता तो आप यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। तो बिहार जैसी कंडीशन बहुत ख़राब है, वहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है, निवल उपस्थिति अनुपात कम है। तो बिहार में सुख सुविधाएं नहीं है। अब था आपका जो एक राज्य था केरल। तो केरल में आपने देखा होगा यहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी कम है और साक्षरता दर ज़्यादा है और निवल उपस्थिति अनुपात ज़्यादा है। तो ये केरल सही है, सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं इसमें। अब देखते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। ये टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं। तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सरकार द्वारा देने वाली सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा हुआ रुपये, यानी इम्पोर्टेंट लाइन है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपयों वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक की कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते
जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, यानी पैसा, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। यानी कोविड-19 एक उदाहरण ले लें आप, यहाँ पे कितने अमीर इंसान हैं और गरीब भी इंसान हैं। तो ये तो नहीं है कोरोना अमीर इंसान पे ही जाएगा, गरीब इंसान पे ही जाएगा। वो तो अमीर गरीब वो कुछ नहीं देखेगा, वो एक संक्रामक रोग है, वो हर किसी पे जाएगा, किसी को भी हो सकता है कोरोना। तो यहाँ पे ये बताया गया है पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे से आप जो आपको ज़रूरत है वो नहीं, आपको अब ज़रूरत है कि कोरोना इस देश से चला जाए, तो जा थोड़ी रहा आप कितने अमीर अमीर इंसान हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पे। अब वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए सबसे बड़ा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। क्या आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में नहीं रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? तो कोई एक से एक वो होता है इंस्पायर, तो शायद तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हैं। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने के लिए चाहिए कि अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल पाए। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। तो कुछ बच्चे हैं जो कि लड़की हैं ज़्यादातर, वे शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार और समाज है ना, वह इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराता ही नहीं है, तो वह कैसे सुविधाएं पाएंगे। अब यहाँ पे एक तालिका 1.6 दे रखी है जिसमें दे रखा है वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों को कुछ आंकड़े। 2017 का लिए भारत और उसके पड़ोसी देश हैं उनके आंकड़े हैं। तो श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के आंकड़े दे रखे हैं। तो किस चीज़ के आंकड़े हैं देख लेते हैं। पहला है कि श्रीलंका का सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में, तो प्रति व्यक्ति आय दे रखी है अमेरिकी डॉलर में 11,326 श्रीलंका की। और जन्म के समय संभावित आयु तो 2017 75.5 दे रखी है। और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक तो 10.9। विश्व में मानव विकास सूचकांक दे रखा है HDI का क्रमांक 2016 76, भारत है दूसरा। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे ये दिखा रखा है भारत है। अब भारत के देखें कि सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय तो 6,353, और जन्म के समय संभावित आयु 2017 की 68.8, और विद्यालय औसत आयु तो 6.4। अब विश्व के मानव विकास सूचकांक ये 130 है। तो आप दोनों कंपेयर करें, और दूसरे नंबर पे भारत है। यहाँ पे 5-6 राज्य देश दे रखे हैं, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत जो है श्रीलंका से हर बात में पीछे है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वो भारत से कितने आगे है देख सकते हैं। अब क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभावित से पीछे नहीं है। अब HDI के
परिकलन के लिए बहुत से सुधारकों का सुझाव दिया गया। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य और उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं का विचार कर जाना चाहिए? तो विकास की धारणीयता क्या है? विकास की धारणीयता ये पढ़ लेते हैं। तो हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अब हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार से में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यानी आपका जो विश्व है उसको आपने अपने बच्चों से उधार लिया है। यह इसका मतलब क्या है? तो आपके बच्चे होंगे तो उनको भी जीवन जीने का हक है, ये नहीं कि आपको ही जीवन जीने का हक है। अब है यहाँ पे भूमिगत जल नवीकरण साधन का एक उदाहरण है। अब फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुण्य पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रहे पुण्य पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। अब गैर नवीकरण साधन वो हैं जो वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुण्य पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय संसाधन यानी आपका पेट्रोल, कोयला, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। अब तालिका 1.7 है, यहाँ पे कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार हैं। तो क्षेत्र मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व। तो यहाँ पे मध्य पूर्व में 8007.7 और भंडारणों के चलने की अवधि वर्षों में 70। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अवधि कितने साल तक चल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2017 का ये डाटा है। अब 50 हैं और चलने की अवधि 10.5 वर्षों में 10.5 साल। विश्व 1696.6 और चलने की अवधि 50 साल 50.2। तो ये दे रखा है। गैर नवीकरणीय साधन है जो चलने की अवधि उनकी कम है, तो उनका कम से कम उपयोग किया जाए। अब है पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अब विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। तो गाइज़, आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, और हमें सपोर्ट करें ताकि आपका हम सहायता कर सकें। तो चलिए, गुड बाय, थैंक यू।